एक और पोटली निकालकर मुख्य पहरेदार की तरफ उछाली और बोला, ये लो, इसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। पेश की 2000 मैं मंच पर दे चुका हूँ और अब मैं अपने गुलाम को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। शार्दुल के इतना कहते ही पहरेदारों ने शिजा को उठने का इशारा किया। शिजा बमुश्किल खड़ी हुई ही थी कि पिंदा बोला, ये तो कुल 3000 ही हुए शार्दुल शाह साहब, आपने तो 5000 सिक्के देने की बात कही थी। मुख्य पहरेदार ने झट से पिंदा की तरफ देखा। उसका मुंह अचरज से खुला हुआ था। पिंदा का हाथ अब भी पेड़ के तने से अटका था। छुरी से वार किए जाने के बाद बाकी पहरेदारों और मुख्य पहरेदार को यकीन नहीं था कि पिंदा का दिल और शरीर शाह साहब के एक और हमले के लिए तैयार था, लेकिन ये सवाल करके उसने उड़ता तीर ले लिया था। मुख्य पहरेदार जानता था कि शिजा के चेहरे पर दिख रहे मारपीट के निशानों की वजह से शार्दुल शाह ने रकम में कटौती की है। उसे अपनी चीजों पर दाग धब्बे पसंद नहीं थे और यहाँ तो एक खूबसूरत सामान पर पिंदा की कम अक्ली की वजह से निशान पड़ गए थे। चाहे ये थोड़े दिन में ठीक हो जाने वाले निशान थे, पर शार्दुल शाह का दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। वो काफी सनकी था। मुख्य पहरेदार ने शार्दुल शाह के बारे में काफी सुना था। ये आदमी समाज के उच्चतम अभिजात्य वर्ग से था। उसका परिवार सबसे पुराने और ताकतवर शुद्ध खून वाले पिशाचों में से एक था, जो सबसे पहले अस्तित्व में आए थे। वो अभी युवा था, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि उसके पोते पोतियों को भी भोजन के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। उसने पिशाचों और इंसानों की मध्यस्थता करने वाली काउंसिल के लिए भी काम किया था, लेकिन ये सब केवल उसका काम और पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। उसके निजी जीवन, चरित्र या व्यवहार के बारे में कोई भी बात स्पष्ट नहीं थी। अलग अलग लोगों ने उसके बारे में अलग अलग संस्करण दिए थे, लेकिन सबसे सामान्य विशेषताओं में से एक ये था कि वो दुष्ट, शुद्ध खून वाले पिशाचों में से एक था। बहुत से लोग इस बारे में बात करने से बचते भी थे, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हमेशा सुनने को मिलती रहती थीं। जमीन के इस हिस्से पर इंसानों और पशु पक्षियों के अलावा भी बहुत तरह के जीव रहा करते थे, आते जाते रहते थे, लेकिन कोई किसी के काम में दखल नहीं देता था। लेकिन कुछ ऐसे थे जो निहायत ही जुनूनी किस्म के पागल थे और उन्हें उनकी किसी गलती के लिए कभी दंडित नहीं किया गया था। शार्दुल शाह इसी श्रेणी में आता था। इसे उसकी किस्मत कहें या उसके परिवार का रसूख कि इस व्यक्ति शार्दुल शाह पर कभी कोई उंगली नहीं उठा पाता था। ये आदमी जिससे चिढ़ जाता था, उसे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इंसानों के लिए उसकी नफरत कोई राज नहीं थी, लेकिन शार्दुल अपने से नीचे तबके के पिशाचों को भी अक्सर नीचा दिखाता रहता था। उसके शब्द सांप के जहर जैसे तीखे और सामान्य वाक्य बात कम, ताने ज्यादा लगते थे। यानी कुल मिलाकर शार्दुल शाह एक ऐसी शख्सियत था जिससे सभी बचकर रहना चाहते थे। कोई भी उससे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। और यहाँ ये बेवकूफ पिंदा था, जिसके एक हाथ की उंगलियां काटकर हथेली में छुरी घोंपकर अभी अभी शार्दुल शाह ने एक पेड़ के तने पर टांगा था। और ये व्यक्ति इतना सब होने के बावजूद अपनी बख्शीश बढ़वाने के लिए शार्दुल शाह से सवाल करने की हिमाकत कर रहा था। शार्दुल शाह ने एक कड़क नजर पिंदा पर डाली और पूछा, क्या कहा तुमने? ये नजर और लहजा किसी को भी चुप करवाने के लिए काफी था, लेकिन पिंदा फिर बोला, जी वो बकाया 2000। पिंदा की बात पूरी होने से पहले ही मुख्य पहरेदार बीच में आ गया और उसने कहा, शाह साहब, दर्द की वजह से इस पिंदा का दिमाग खराब हो गया है। आप इसकी बातों पर ध्यान ना दें। वो देखिए, आपकी बग्घी आ रही है। आप अपनी गुलाम के साथ रवाना हो, आपको काफी दूर जाना है। इतना कहकर मुख्य पहरेदार ने पिंदा के हाथ में फंसी छुरी निकाली। वो दर्द से चीख पड़ा। उसका हाथ पेड़ के तने से आजाद हो गया था। मुख्य पहरेदार ने जमीन पर पड़ी पिंदा की उंगलियां उठाकर उसके साबुत हाथ में थमाई और कहा, काले बाजार में कुछ पुराने वैद्य या सफेद चुड़ैलें तुम्हारा हाथ जोड़ सकती हैं। जाओ,
एक कोशिश करके देखो, जाओ। मुख्य पहरेदार ने ये आखिरी जाओ इतने कड़क लहजे में कहा था कि पिंदा बिना कुछ कहे सरपट वहां से भाग गया। शार्दुल ने देखा उसकी बग्घी लेकर कर्मा आ गया था। हालांकि गुलाम खाने से गुलामों को अंधेरे मुंह ही काले बाजार में ले आया गया था, लेकिन नीलामी में लगभग पूरा दिन बीत गया था। अब कुछ ही देर में दिन ढलने ही वाला था। मुख्य पहरेदार के इशारे पर पहरेदारों ने शिजा को ले जाकर बग्घी के पास खड़ी कर दिया। शार्दुल के वहां पहुंचते ही उसे सलाम ठोककर मुख्य पहरेदार और उसके साथी वहां से चलते बने। शिजा कर्मा के इशारे पर बग्घी में चढ़ी और खिड़की के पास वाली जगह पर बैठ गई। ये 4 सफेद घोड़ों से जुती शानदार बग्घी थी। अंदर चमड़े से मढ़ी सीटों पर मखमल बिछाया गया था और नक्काशीदार लकड़ी की छत थी। बग्घी के फर्श पर भी कीमती कालीन बिछा था। शिजा ने अपने नंगे पैरों को बग्घी के फर्श पर मजबूती से रखा था ताकि वो बग्घी चलने पर अपनी सीट से न गिरे। शार्दुल शाह आया और शिजा के बगल में बैठ गया। बग्घी चल पड़ी और वो अब उसकी हवेली की ओर जा रहे थे। शिजा खामोश थी। नीलामी वाले मंच पर जब उसे बेइज्जत किया गया, जब उसके बारे में गंदी बातें की गईं, जब उसके कपड़े सबके सामने फाड़ने की कोशिश की गई, जब उसके सामने पिंदा का हाथ काटा गया, इन सब बातों के दौरान और अब बग्घी में बैठकर भी वो चुप थी। उसे याद आ रहा था कि जैसे आलू या मांस पका है या नहीं, ये देखने के लिए कभी-कभी उसमें चाकू चुभोकर देखा जाता है, लगभग उतनी ही आसानी से इस आदमी ने पिंदा के हाथ में काफी बेरहमी से छुरी घोंप दी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मांस नहीं बल्कि एक आदमी का हाथ था। शिजा ने कभी भी इस तरह का खून खराबा नहीं देखा था। बग्घी में बैठने से पहले शिजा के हाथ खोल दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं। उसने अपनी कलाइयों की तरफ देखा। उन पर लगातार कसकर बांधे रखने से निशान पड़ गए थे। अपनी कलाइयों को मसलते हुए शिजा ने अपनी आंखों के कोने से शार्दुल की तरफ देखा। शार्दुल अपना एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाए बग्घी के दूसरे कोने में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। एक ही सीट पर होने के बावजूद उसने एक बार भी ना शिजा की तरफ देखा था और ना ही उससे बात करने की कोशिश की थी। शार्दुल को बाहर के नजारे देखने में मशगूल जानकर शिजा ने उसकी तरफ पहली बार बहुत ध्यान से देखा। लंबा कद, नुकीले जबड़े और उभरे हुए गाल, घनी भौहें और उसके कंधों तक लंबे बाल करीने से बंधे हुए थे, लेकिन हवा के कारण कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। नीले साफ विलायती सूट और खुशबूदार इत्र में वो जच रहा था। शिजा सोचने लगी कि उसे खरीदने वाला ये पिशाच कितना सुंदर था। इससे पहले कि शार्दुल शाह शिजा को खुद को घूरते हुए पकड़ पाता, शिजा ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और शार्दुल से थोड़ा दूर खिसककर खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन शार्दुल से शिजा की यह हरकत छुपी हुई नहीं थी। हालांकि वो देख खिड़की से बाहर रहा था, पर उसका ध्यान शिजा पर भी था। जैसे ही शिजा उससे थोड़ी दूर खिसकी तो शार्दुल की नजरें उसे देखने के लिए दाएं से बाएं घूम गईं। चलते चलते लगभग 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। शिजा खामोश थी और ऐसे ही सफर करना चाहती थी, लेकिन उसके पेट का कोई और ही इरादा था। भूख से बेहाल उसके पेट ने गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। पहले एक बार, फिर दूसरी बार। शिजा ने कोशिश की कि ये आवाज रुक जाए, लेकिन तभी तीसरी बार उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आई। कोचवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए शार्दुल ने सामने की खिड़की पर खटखटाया। बग्घी रुकी और पीछे और आगे के हिस्से को बांटने वाली खिड़की खोलकर कोचवान बोला, हुक्म करें शाह साहब। शिजा ने देखा कि आगे 2 आदमी बैठे थे, एक कोचवान जो बग्घी हाँक रहा था और दूसरा वही मोटा थुलथुल आदमी कर्मा। तभी शार्दुल की आवाज गूंजी, शाही सराय पर रुककर आगे चलेंगे। कोचवान ने हामी भरी और इज्जत से सलाम करते हुए खिड़की बंद करके बग्घी हाँकना शुरू किया।
बग्घी चलना शुरू होते ही शार्दुल ने शिजा से पूछा, आखिरी बार तुमने खाना कब खाया था? शिजा को याद आया कि ये पूछने के बाद कि उसके मुंह पर घाव किसने किया था, शार्दुल ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। ये दूसरी बात थी जो उसने शिजा से की थी, और ये भी एक सवाल था। सच तो ये था कि पिछले एक हफ्ते में शिजा को सिर्फ 4 बार खाना नसीब हुआ था, वो भी भरपेट नहीं। अचानक किए गए सवाल से थोड़ा विचलित होकर उसने बुझी आवाज में जवाब दिया, जी कल शाम को। थकान, भूख, नींद की कमी और लगातार रोते रहने की वजह से शिजा काफी कमजोर महसूस कर रही थी। गुलामों को दुबला रखने के लिए उन्हें जरूरत से कम खिलाया जाता था, लेकिन इसका एक और कारण भी था जिसके बारे में शार्दुल ठीक से जानता था। गुलामों को बहुत कम भोजन देकर दरअसल शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया जाता था, ताकि वो पहरेदारों की किसी बात का विरोध न कर सकें। भूख से मजबूर गुलाम आसानी से हर बात मान लेते थे। शिजा ने बताया कि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। इस बात के जवाब में कुछ कहने की जगह शार्दुल ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। जितना अधिक वो उसे देखता, शिजा उतनी ही ज्यादा असहज हो जाती। वो कहना चाहती थी, मुझे घूरना बंद करो, लेकिन ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहस उसके पास नहीं था। कुछ तो था शार्दुल में जो शिजा को विश्वास दिला रहा था कि शार्दुल से बहस करना सही नहीं होगा। आखिरी चीज जो वो चाहती थी वो था शार्दुल का गुस्से में शिजा को छुरा घोंपना। शिजा को लगा कि उसे नजरअंदाज करना शार्दुल से बचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता था। उसने चेहरा घुमाया और बग्घी के रुकने तक बाहर ही देखती रही। कुछ देर बाद बग्घी रुकी तो शार्दुल ने बिना कोचवान का इंतजार किए दरवाजा खोला और उसे तेजी से धकेलता हुआ नीचे उतर गया। ये दरवाजा इतनी तेजी से खोला गया था कि कुछ कर्मा का छोटा कद होने के कारण भी और कुछ फुर्ती से बैठ जाने की वजह से कर्मा के सिर दरवाजा पर लगते लगते बचा। शिजा घबरा कर उठी और बग्घी का दरवाजा पकड़कर संभल कर नीचे उतरने लगी। उसके हाथ भले ही खोल दिए गए थे, लेकिन बग्घी में बैठते समय उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई थीं। यानी उसके पैरों को आपस में इस तरह बांधा गया था कि वो तेज नहीं चल सकती थी। भागना तो बहुत दूर की बात थी। शिजा ने उस छोटी सी इमारत की ओर देखा जिसके सामने बग्घी रोकी गई थी। इस इमारत पर शाही सराय लिखा हुआ था। वो सोचने लगी कि क्या शार्दुल शाह शिजा को खाना खिलाने के लिए रुका था। उसका बर्ताव हर पल शिजा को आश्चर्य में डाल रहा था। शिजा ने गुलामों के बारे में कुछ कहानियां सुनी थी कि किस तरह गुलामों के लिए उनके दबंग मालिकों के साथ निभाना मुश्किल था। वही मालिक जो उनके साथ किसी जानवर से भी बदतर व्यवहार करते थे। गुलामों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। वे उस गंदगी की तरह थे जिसकी समाज में कोई गिनती नहीं थी। इंसानों, पिशाचों, शुद्ध खून वाले पिशाचों, 2 अलग अलग चुड़ैलों के समूह जैसे जीवों वाली इस भूमि पर समाज को एक ऐसे वर्ग में बांटा गया था जहां शुद्ध रक्त वाले पिशाच सर्वोच्च थे। उन्हें कुलीन माना जाता था, जबकि मनुष्य सबसे निचले पायदान पर थे। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए दूसरों की कृपा पाने में कामयाब रहे थे और रुतबा और पैसा हासिल कर सके थे। लेकिन ये बेचारे गुलाम ही थे जो सबसे नीचे खड़े थे। इनके जीवन और खुशी का किसी को कोई ख्याल नहीं था। शिजा जानती थी कि गुलामों की जिंदगी का मकसद उन लोगों की सेवा करना था जिन्होंने उन्हें खरीदा था। वे पिंजरे में बंद प्राणी थे जिनका अपना कोई जीवन नहीं था। शिजा एक मासूम 17 साल की लड़की थी जिसने अपने घर में गरीबी भरा लेकिन आजाद जीवन जिया था। दुनिया के इस हिस्से और रूप से वो अनजान थी और इसीलिए उसे नहीं पता था कि इस आदमी से कैसा व्यवहार करना है। शार्दुल ने अभी तक शिजा के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो आगे भी वैसा ही रहेगा जैसा वो अभी था। शिजा खुद से बड़बड़ाते हुए बात करने लगी।
यानी एक गुलाम को खाना खिलाने के लिए इस आदमी ने बकरी रुकवाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बकरी को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही खाना खत्म हो ये मुझे मार डाले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिजा, अच्छा सोच, कुछ अच्छा सोच। घबराई शिजा ने कदम सराय की तरफ बढ़ाए। चलते वक्त वो सोचने लगी कि इसी आदमी ने आज शिजा को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने शर्मिंदा होने से बचाया था। जब पिंदा नीलामी के मंच पर बोली की रकम बढ़वाने और लोगों को जोश में लाने के लिए शिजा के कपड़े फाड़ने वाला था, तब ठीक वक्त पर आकर शार्दुल ने उसे बचा लिया था। अगर आज शार्दुल नहीं होता तो शिजा सोचना भी नहीं चाहती थी कि पिंदा उसका क्या हाल करता और उस सदमे से वो कैसे उभरती। तभी कर्मा ने उससे कहा, सोचने का काम तुम वापस बग्गी में बैठकर भी कर सकती हो लड़की। जल्दी कदम बढ़ाओ, शाह साहब को देरी करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। शिजा जितना जल्दी चल सकती थी चलने लगी। जब वे सराय में दाखिल हुए तो लोग शिजा को देखने लगे, कुछ उसकी पोशाक की वजह से और कुछ उसके पैरों में बंधी जंजीरों की खनखनाहट जैसी आवाज की वजह से। लेकिन तय था कि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। ये सराय एक पुरानी हवेली में बनी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ मौजूद राहगीरों के कपड़े और चाल ढाल देखकर शिजा समझ गई थी कि ये कोई आम सराय नहीं थी, बल्कि खास तौर पर अमीर पिशाचों के लिए बनाई गई सराय थी। यहाँ हर राहगीर की आंखें लाल थीं, कुछ हल्की लाल तो कुछ गहरी लाल। इनमें कुछ महिलाएं भी थीं जो इंसान थीं। ये पिशाच लुभाने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलते वक्त शिजा ने मन ही मन वहां से भागने की तरकीब सोचना शुरू कर दिया। यहाँ से काला बाजार बहुत दूर था और आसपास कोई पहरेदार नहीं थे। शिजा को बस इतना करना था कि वो बिना किसी को बताए या पता लगे यहाँ से निकल जाए, ताकि वो फिर से अपनी आजादी का जीवन जी सके। सराय में मौजूद लोगों की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए शिजा ने दरवाजों और खिड़कियों पर नजर डाली, ताकि बाहर निकलने के सभी रास्ते खोज सके। राहगीरों की अस्पष्ट फुसफुसाहट को अनसुना करते हुए वो चुपचाप शार्दुल शाह के पीछे चलती रही, जिसकी अगवानी खुद सराय का मालिक कर रहा था।